मैं ज्योति सिंह गौर आज आपको कक्षा 11 की अर्थशास्त्र का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से 1990 के बीच कृषि में क्या-क्या परिवर्तन हुए इसका भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। आप मेरे साथ पढ़ने के लिए पेन, कॉपी और पुस्तक लेके जरूर बैठा करें क्योंकि आपका जैसे ये बिंदु दिया है 2.3 कृषि, ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी यही बिंदु क्रमांक है। यदि आप पुस्तक के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। कृषि में आज हम पढ़ेंगे भूमि सुधार, हरित क्रांति और सहायकी। 1950 से 1990 के बीच हमारे देश में कितनी कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में जमींदारी जागीरदारी प्रथा थी। हमारे देश में खाद्यान्न संकट अकाल कई बार पड़ा। देश में भुखमरी से हजारों लोगों की जान चली गई थी। हमारे देश में खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता था क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा नहीं थी और खेतों में सुधार किए बिना अंग्रेजों के द्वारा लगान वसूल किया जाता था, जिससे हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कृषि में आत्मनिर्भरता एवं समानता लाने के लिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद अनेक भूमि सुधार कानून बनाए गए, जिसमें सबसे पहला है हमारा जमींदारी प्रथा समाप्त। सरकारी नीति से लगभग 200 लाख किसानों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया था क्योंकि जमींदारी प्रथा कैसी हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और ये जो जमींदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा था किसानों का, उससे क्या हो गए थे, ये मुक्त हो गए थे। दूसरा है हमारा भूमि सीलिंग। समानता बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई थी। इसका जो उद्देश्य था मुख्य, वो था कि कुछ लोगों के पास तक जो जमीन थी वो सीमित थी, यानी गांव के कुछ लोगों के पास अधिक जमीन थी, बाकी लोग कैसे थे, बहुत कम जमीन या लगभग भूमिहीन थे। तो इस कानून के माध्यम से जमीन का हक, वास्तविक हक जो था वो किसानों तक पहुंचाया गया, जिससे सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो गांव की मुख्य जमीन थी वो ज्यादातर थोड़े से लोगों के पास थी। तो सीलिंग के कानून के माध्यम से एक सीमा निर्धारित हो गई कि आप इतनी जमीन, मान लो सीमा निर्धारित हो गई 10 एकड़, तो कोई भी किसान 10 एकड़ से अधिक जमीन नहीं रख सकता। यदि उसके पास मान लो 15 एकड़ जमीन है, तो ये जो 5 एकड़ जमीन है ये कौन ले लेगा, सरकार ले लेगी। और ये किसको दे देगी 5 एकड़ जमीन, जो भूमिहीन है या जो वास्तव में किसानी कर रहा है, उसके नाम ये जमीन सरकार ने कर दिया। तो इस तरह से भूमि सीलिंग का मतलब है भूमि की जो सीमा है वो निर्धारित कर दी गई। तीसरा है हमारा किसानों को भूमि। यह विचारधारा इस पर आधारित थी कि यदि किसान को भूस्वामी बना दिया जाएगा तो वे अधिक से अधिक उत्साह और मेहनत से उत्पादन को क्या करने लगेंगे, बढ़ाने लगेंगे। अच्छा, ये जो प्रेरणा है ये कहां से ली गई थी, सोवियत संघ से ली गई थी, जहां बहुत अधिक उपजाऊ जमीन थी और बहुत ज्यादा जमीन थी कृषि क्षेत्र के लिए। इसके बाद भी सोवियत संघ में जो था उत्पादन कैसा था, बहुत कम था, क्योंकि वहां के किसान स्वामी नहीं थे, अतः उनको जो भी लाभ और हानि हो रहा था उससे उनको कोई मतलब नहीं था। एक एग्जाम्पल आपकी पुस्तक में दिया है कि जैसे फलों की पैकिंग का उदाहरण दिया है उसमें, कि किसान क्या करते थे, जो सड़े फल थे और जो अच्छे फल थे उनको एक साथ पैक कर देते थे, जिससे कि सभी फल क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे, जल्दी खराब हो जाते थे, और जो वास्तविक लाभ मिलना होता था वो लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी का फल था वो भी खराब फल के साथ रह के क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। ये इस चीज से मतलब प्रेरित होकर हमारे देश में सरकार ने क्या किया कि किसान को ही, जो खेती कर रहा है उसी को ही क्या बना दिया जाए, भूस्वामी बना दिया जाए, जिससे कि वो ज्यादा खुशी खुशी अपनी खेती को करेंगे, क्योंकि वो अच्छी खेती करेंगे तो लाभ भी उनको क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। ये दिया हुआ है आपको पुस्तक में, बॉक्स क्रमांक 2.5 स्वामित्व एवं प्रेरणाएं। ये देखिए, ये दिया हुआ सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते थे, ये दिया हुआ एक पैक एक साथ कर देते थे पैक, सड़े गले
फल ताजे फलों को खराब कर देते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ पैक कर देते थे। क्योंकि किसानों को इससे कोई डायरेक्टली कोई नुकसान और लाभ तो होता ही नहीं था, क्योंकि मालिक वो थे ही नहीं। जो भी नुकसान होता था वो सरकार को नुकसान होता था। इस तरह से इस विचारधारा से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने क्या किया था, उनका यह उद्देश्य था कि हम किसानों के नाम जमीन कर दें तो वो अपना अधिकतम लाभ कमा सकें। कानून तो सरकार ने बहुत सारे बना दिए, परंतु कानून की कमियों से जमींदारों ने अपने बड़े बड़े भूखंड पर अपना स्वामित्व क्या रखा था, बनाए रखा था। कुछ जमींदार जो थे उनने अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिए थे, जिससे कि वो मालिकाना हक उनका रहेगा और नाम किसके हो जाएगा, वो परिवार के नाम से। इस तरह से कानून की कमियों को लाभ उठाकर कुछ जमींदार बड़े जमींदार बने रहे। केवल जो केरल है और पश्चिम बंगाल है, यहाँ की सरकारों ने ही कड़ा कानून बनाया था और इसका नियम का पालन भी करवाया था, जिसके कारण से इन राज्यों में भूमि सुधारक कार्यक्रमों को क्या मिली थी, सफलता मिली थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्य राज्य की जो सरकारें थी वो कानून के प्रति बद्ध नहीं थी, जिसके कारण से आज तक उन राज्यों में असमानता बनी हुई है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि बाकी सभी चीजों के लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कृषि के लिए नहीं। इस वाक्य से ये बात समझ में आती है कि स्वतंत्रता के बाद कृषि हमारा मुख्य बिंदु था, जिस पर हमको अपने देश पर सुधार करने की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पहला मजबूत कदम था वो था हरित क्रांति। क्योंकि 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि क्षेत्र में सुधार की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। जो मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे, ये नोबेल प्राइज विनर हैं, इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने जो है गेहूं के उन्नत बीज की खोज की थी, जिससे गेहूं का उत्पादन 200 गुना अधिक बढ़ गया था। यानी जो गेहूं का उत्पादन था वो कई गुना अधिक, पहले बहुत कम उत्पादन होता था, इनके उन्नत बीज से जो उत्पादन था वो कई गुना बढ़ गया। इन्हें ही हरित क्रांति का वास्तविक जन्मदाता कहते हैं। परंतु भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं वो कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2018 के वर्ल्ड एग्रीकल्चर पर्सन का अवार्ड भी इनको मिला है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से तात्पर्य होता है कि कृषि में उच्च पैदावार वाली किस्म HYV के बीजों के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि। जब हरित क्रांति शुरू में आई थी तब ये केवल ज्यादातर किस पर लागू होती थी, गेहूं और चावल के उत्पादन पर। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक तथा निश्चित जलापूर्ति की आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि ये जो तकनीक थी इसके लिए ये कम पानी में इसका उत्पादन नहीं होता था। इसके लिए खाद की भी आवश्यकता थी। उर्वरक का मतलब होता खाद, कीटनाशक, क्योंकि ये जो बीज था इसके साथ कीटनाशक भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते थे, इसीलिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग भी इसके कारण क्या हुआ था, बढ़ गया था। तो इस तरह से जो जब से हमारे देश में हरित क्रांति आई है तो हमारे देश का उत्पादन क्या हो गया, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। भारत में हरित क्रांति को 2 चरणों में विस्तारित किया गया। प्रथम चरण है हमारा 1960 माना जाता है, 1960 से 1970, और दूसरा चरण जो माना जाता है सेकंड स्टेज मानी जाती है 1970 से 1980 के बीच। प्रथम चरण में 1960 से 70 में शुरू हुआ, परंतु जो उन्नत बीज का लाभ था वो शुरू में केवल किन पे लागू होता था, चावल और गेहूं पर ही लागू होता था। ये सीमित क्षेत्र तक ही लागू होता था। ये पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जहां पर सिंचाई के साधन थे पर्याप्त मात्रा में, इसके कारण से जो प्रथम चरण था वो केवल
कुछ क्षेत्र तक ही सीमित था, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन थे। और ये जो हरित क्रांति वाले उन्नत बीज हैं, इनको सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता थी, इसीलिए कम सिंचाई वाले क्षेत्रों पर ये बीज का उत्पादन पहली स्टेज पे नहीं लागू किया गया था। द्वितीय चरण जो सेकंड स्टेज है वो 1970 से 1980 के मध्य माना जाता है, जिससे हरित क्रांति का विस्तार अनेक फसलों जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मोटे अनाज को भी शामिल किया गया। अच्छी बात तो यह भी थी कि दूसरे चरण में तकनीकी पर भी जोर दिया गया। तकनीकी के साथ साथ क्षेत्रीय विषमता, जैव उर्वरता, जल प्रबंधन, मृदा की उपजाऊ शक्ति एवं क्षेत्रीय विषमता का भी इस पर क्या किया गया, ध्यान दिया गया। द्वितीय चरण तक हमारी जो खाद्यान्न समस्या थी वो लगभग कैसी हो गई थी, समाप्त हो गई थी, और हमारा देश, भारत देश, अनाज का खुद का अपना भंडार करने लगा था। इसके पहले हम क्या थे, दूसरे देश से आयात करते थे खाद्यान्न को, लेकिन ये जो सेकंड स्टेज की हरित क्रांति है, इसके बाद से हमारे देश में खुद का अपना खाद्यान्न भंडार, काफी मात्रा में एकत्रित अनाज हमारे यहाँ किया जाने लगा। हमारी पुस्तक में ये चित्र दिया हुआ है। हरित क्रांति के महत्व को समझाने के लिए ये चित्र दिया है, जिसमें एक विदेशी अपना अनाज बेच रहे हैं। ये विदेशी हैं, ये अपना अनाज बेच रहे हैं, परंतु हमारे देश का नौजवान कह रहा है कि हरित क्रांति के बाद अब आपकी पेशकश में कौन रुचि लेगा। ये नौजवान क्या कह रहा है कि अब आपकी पेशकश में कौन रुचि लेगा। इसका तात्पर्य है कि अब हमें अपने खाद्यान्न के लिए किसी के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा देश क्या हो चुका है, पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुका है। हरित क्रांति से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, अब हम तो अच्छे से समझ गए हैं, आप भी समझ गए होंगे। सबसे पहला तो क्या हुआ हरित क्रांति से कि हमारे देश का कृषि उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। खाद्यान्न आयात बंद हो गया। इसके पहले हमको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था खाद्यान्न के लिए। जितना अनाज था हमको अपना पूर्ति के लिए, देश की जनता के लिए हमको विदेशों से बुलाना पड़ता था। छोटे छोटे किसानों को कृषि में प्रोत्साहन के लिए ऋण व उर्वरक पर अधिक सहायता दी जाने लगी। यानी जो छोटे किसान जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे, उनको उर्वरक यानी सरकार क्या उपलब्ध कराती थी, खाद उपलब्ध कराती थी और आर्थिक सहायता दी जाती थी। आर्थिक सहायता का मतलब है पैसे उनको कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराया जाता था। आधुनिकीकरण के कारण कृषि क्षेत्र भी क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सबसे अच्छी बात यह हुई कि हमारे देश का जो किसान था वो खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करने लगा। यानी अब उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसान अपने उपयोग के अलावा अनाज को बेचने लगा। ये जो आपका दिख रहा है विपणन अधिशेष, इसका तात्पर्य ही ये है, किसानों के द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणन अधिशेष कहलाता है। विपणन अधिशेष किसे कहते हैं? जैसे मेरे यहाँ 50 कुंटल गेहूं हुआ। कितना गेहूं हुआ? 50 कुंटल। मैंने अपने खर्च के लिए, परिवार के पालन पोषण सबको, मैंने साल भर का खर्च मान लो, खाने का 5 कुंटल और कपड़े और घर की खेती की आवश्यकताओं को मैंने मान लिया कि 30 कुंटल अनाज से मेरा घर का खर्च चल जाएगा। तो कितना मेरे पास अतिरिक्त गेहूं बचा? 20 कुंटल। इस 20 कुंटल को अब मैं क्या करूंगी, बाजार में बेच दूंगी। यही कहलाएगा विपणन अधिशेष, क्योंकि अब मेरा उत्पादन क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले उत्पादन मेरा कुल कितना होता था? 10 कुंटल या इससे कम। जब मैं इससे घर का उपयोग भी करती थी और खाने पीने में भी और घर की जरूरतें पूरा करती थी, लेकिन मेरे पास इतना अतिरिक्त गेहूं नहीं था कि मैं उसको बेच सकूं। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद मेरा उत्पादन इतना बढ़ गया, अब मैं 50 कुंटल का उत्पादन करने लगी, जिसमें से बहुत अच्छी तरह से मैं अपने घर का खर्च भी निकालने लगी और जो अतिरिक्त अनाज है उसको हम बाजार पे जाकर भी बेचने लगे। इसे ही हम कहते हैं विपणन अधिशेष। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा।
हरित क्रांति से उन्नति बहुत हुई, परंतु नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में केवल बड़े किसान सक्षम थे, जिससे अधिकतम लाभ भी क्या होने लगा, उनको प्राप्त होने लगा। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हरित क्रांति की कमियां। अभी हमने देखा था लाभ कि हरित क्रांति से क्या क्या लाभ हुए थे, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। कीटनाशक का आक्रमण बढ़ गया, बहुत ज्यादा मतलब कीटनाशक का उपयोग होने लगा। पारंपरिक बीज जो थे हमारे, वो भी क्या हो गए, लगभग समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि इससे उत्पादन क्या होता था, कम होता था। किसान को उर्वरक, सिंचाई के साधन, कीटनाशक के लिए कर्ज लेना पड़ गया। अब उसको आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है, इसके कारण पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा या साहूकार से मिलेगा। इस तरह से जो किसान था वो कर्ज ज्यादा लेने लगा। मृदा की गुणवत्ता, जो गुणवत्ता थी वो भी क्या हो गई, कम होने लगी, क्योंकि इतनी ज्यादा खाद है और दवाइयां हैं, कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति, उसकी गुणवत्ता कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। बहुत ज्यादा हम किसका उपयोग करने लगे थे, कीटनाशक का, बहुत ज्यादा खाद का उपयोग करने लगे थे। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि जो हरित क्रांति है वो कम सिंचाई वाले क्षेत्र में उसका उत्पादन नहीं होता था, तो इसीलिए इसके लिए बहुत ज्यादा सिंचाई के साधन की आवश्यकता थी। इस तरह उन्नत तकनीक से जो पारंपरिक खेती है, जैविक खेती है, उसके जो अच्छे गुण थे वो धीरे धीरे क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। हरित क्रांति को अपनाने के लिए एवं देश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने लगी, जिससे बीज, उर्वरक, खेती के उपकरण एवं बिजली का बिल, ये किसान इसका उपयोग कर सके। सहायकी का मतलब है सरकारी सहायता। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, सरकार के द्वारा की गई सहायता को हम क्या कहते हैं, सहायकी। आपने सब्सिडी शब्द ज्यादा सुना होगा सहायकी की तुलना में। सब्सिडी का को ही इंग्लिश में, सब्सिडी इंग्लिश का वर्ड है और जो सहायकी है वो कैसा शब्द है, उसका हिंदी का शब्द है। तो सरकार बहुत ज्यादा इन चीजों में सब्सिडी देने लगी। आपने भी सुना होगा कि किसानों का बिजली का बिल माफ हो गया, उसको खाद मिल रही है, कम रेट पे खाद मिल रही है। आप ट्रैक्टर ले लीजिए, कोई भी मशीन, कृषि के उपकरण ले लीजिए, उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। सिंचाई के आप पाइप ले लीजिए, स्प्रिंकलर ले लीजिए, उसमें सरकार मान लो 1 लाख खर्च होने वाला है तो सरकार आपको 20,000, 25,000 इस तरह से क्या कर देती है, सब्सिडी दे देती है। आप उन्नत किस्म का बीज ले रहे हैं, यदि बीज की कीमत है मान लो 1,500 रुपए, तो गवर्नमेंट आपको कितने में उपलब्ध करा देगी, ये 1,200 रुपए में। और जो 300 रुपए शेष बचता है वो सरकार उसका वहन करती है। और ये क्यों ऐसा करती है, वो इसलिए करती है जिससे कि जो छोटे किसान हैं वो नई तकनीक को इस्तेमाल करने लगे और उनका उत्पादन क्या हो जाए, बढ़ जाए। परंतु हर चीज में बहुत परेशानियां होती हैं। आप भी समझते हैं कि सरकारी कार्यक्रम शुरू होने के बाद यदि वो बहुत दिनों तक चलते हैं तो उसका बहुत विरोध भी होने लगता है, लोग बहस भी करते हैं कि नहीं दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। सहायकी जो सब्सिडी है वो दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। आरंभिक दिनों में ही दी जाने वाली सहायकी आज भी अलग अलग रूपों में किसानों को दी जा रही है। सहायकी के पक्ष और विपक्ष में आजकल बहुत ज्यादा बहस हो रही है। जो लोग सहायकी या सब्सिडी के पक्ष में है वे मानते हैं कि हरित क्रांति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन हेतु सहायकी आवश्यक है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि हरित क्रांति अपनाने के लिए क्या आवश्यक है, सब्सिडी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कृषि जोखिम भरा व्यवसाय है, इसीलिए केवल निर्धन किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। जो लोग पक्ष में है सब्सिडी के वो कहते हैं कि किनको दिया जाना चाहिए, केवल निर्धन किसानों को दिया जाना चाहिए। जबकि जो लोग विपक्ष में है या जो लोग असहमत हैं सब्सिडी के, वो क्या कहते हैं, कृषि सहायकी का लाभ उर्वरक उद्योग एवं समृद्धि किसानों को प्राप्त हुआ। ये क्या कहते हैं कि जो भी सब्सिडी है उससे केवल जो खाद वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं और जो रईस किसान है, बड़े किसान है, इसका लाभ कौन ने लिया है सब्सिडी का, इन लोगों ने लिया है। जो वास्तव में गरीब किसान है उसको सब्सिडी से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता।
जो वास्तविक गरीब है वो तो गरीब ही है, वो लाभ ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास ना कागज होते हैं, ना उनके पास अपनी जमीन होती है, और ना ही वो बैंक की प्रक्रिया को समझ पाते हैं। सहायकी से सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। जो लोग सब्सिडी के विरोधी हैं वो ये मानते हैं कि सरकार इस तरह से किसानों को फ्री में अनाज और उपकरण उपलब्ध कराती है, लेकिन इससे सरकार का खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सरकार का खर्च बढ़ जाएगा तो हमारा टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कारण बहुत सारे लोग सब्सिडी को अच्छा मानते हैं और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी तर्क अपना अपना देते हैं। हरित क्रांति से 1960 के अंत तक हमारे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने से जो हमारा आयात था वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। परंतु जीडीपी पर कृषि का योगदान वो क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान था वो बढ़ना था, वो क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। और कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता कम नहीं हुई, जिसके कारण जो रोजगारी है वो क्या होती गई, बढ़ती गई। यानी जो किसान पहले 100 लोग किसान लगे हुए थे कृषि पर, वो 100 के बजाय और 110 लोग कृषि पर निर्भर हो गए। यानी जो कृषि पर निर्भरता थी जितनी थी वो और क्या होती गई, बढ़ती गई, जिससे कृषि पर लगे लोग की क्या हो गई, बीच में बेरोजगारी बढ़ गई। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक परिवार है, मान लो, है ना, एक परिवार में 10 एकड़ जमीन है। पहले ये पति पत्नी काम करते थे 10 एकड़ में, अब इनके 2 बच्चे हो गए हैं, इनके पास 5-5 एकड़ है। अब ये 5-5 एकड़ है, अब इनके भी पति पत्नी और बच्चे ये 5-5 एकड़ पे निर्भर हैं और ये सब खेती पे लगे हुए हैं। अब इनके भी मान लो 2 बच्चे हैं, ये भी इसी जमीन पर लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जमीन तो उतनी ही है, लेकिन उस पर निर्भरता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सभी को पर्याप्त मात्रा में जो काम है वो नहीं मिल पा रहा। हम इसको ये भी ऐसा भी समझ सकते हैं आंकड़ों से, यदि हम देखें कि 1950 जो है, तब जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद था वो कितना था, 67.50 था, जबकि 1950 की तुलना में 1990 में देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया, कृषि का कम हो गया। ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये कृषि से संबंधित हैं, आप खुद समझ सकते हैं। देखिए 1950 में जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 67.50 है, और सकल घरेलू उत्पाद 1990 में क्या हो गया, कम हो गया। यानी ये क्या दर्ज हुई, यहाँ पे गिरावट दर्ज हुई, यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया, कम हो गया, और इस पर निर्भरता लोगों की बढ़ गई, और सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया, कृषि का कम हो गया। इस तरह से हमने आज हरित क्रांति के लाभ भी देखे, हानियां भी देखा, इसका प्रभाव भी देखा कि 1950 से 1990 के बीच में कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुआ। फिर भी हम यदि निष्कर्ष निकालें तो ये निष्कर्ष जरूर निकलता है कि हरित क्रांति के कारण हमारे देश का उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है, और हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी बहुत उपाय किए थे, जिसमें मुख्यतः था सब्सिडी देना, उन्नत बीज का उपयोग बढ़ाना, और जो हमारी हालत देश की स्वतंत्रता के पहले कृषि में थी वो अब हमारी स्थिति नहीं हुई, और इसको बदलने में सरकार ने बहुत सारे नियम कानून भी बनाया, जिसके कारण हमारे देश के किसानों की हालत पहले की तुलना में सुधर गई है। धन्यवाद।